नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु कर्म के बारे में, है ना। जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि ये जो है धातुएं जो हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है ना। ओके, और सक्रियता श्रेणी हम लोग पढ़े थे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म के बारे में, है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है धातु कर्म जो है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो धातु कर्म है ना, जो अयस्क जो होता है वहाँ से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, धातु कर्म। क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं, या फिर धातु का निष्कर्षण बोलते हैं ना। मतलब जो अयस्क जो होती है ना, अयस्क से हम क्या प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। तो धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं, या फिर धातु का निष्कर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी जब धातु का जब हम निष्कर्षण करते हैं, है ना, तो ये जो है 3 चरण में संपन्न होते हैं। कितने चरण में, 3 चरण में। पहला जो है वो है अयस्क का सांद्रण, दूसरा है धातु का निष्कर्षण, तीसरा है धातु का शुद्धिकरण। तो अयस्क का सांद्रण कहने का मतलब है कि जो अयस्क जो होते हैं, अयस्क तो आप जानते ही है ना, बता चुका हूँ पिछली कक्षा में। तो अयस्क जो होता है उसमें जो है कुछ अशुद्धियाँ होती है, तो उन अशुद्धियों को अलग करना क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ओके, इसके बाद इसमें जो दूसरा जो है धातु का निष्कर्षण, क्या है, धातु का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण मतलब धातु क्या किया जाता है, अयस्क से जो है धातु को प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है, धातु का निष्कर्षण। और जो तीसरा जो होता है धातु का शुद्धिकरण, जो धातु जो होती है उसमें भी क्या होती है, धातु को जो है धातु शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो है उसमें भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, उनको जो है मतलब यौगिक के रूप में होते हैं, तो उन यौगिकों से अलग करना ही क्या कहलाता है, धातु का शुद्धिकरण, मतलब शुद्ध धातु प्राप्त करना। ओके, समझ में आया। तो इसके लिए हम जो है कई प्रकार के जो है अलग अलग हम क्या करते हैं, अलग अलग धातुओं को प्राप्त करने के लिए, है ना, अलग अलग अयस्क से जो है धातुओं को प्राप्त करने के लिए हम जो है कई प्रकार की जो है विधियों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं धातु कर्म के लिए। ओके, समझ में आया। तो जो पहला जो चरण है, पहला है अयस्क का सांद्रण, है ना। तो अयस्क का सांद्रण हम देखते हैं कि कैसे हम अयस्क का सांद्रण क्या होता है और कैसे हम अयस्क का सांद्रण करते हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि जो खदान जो होता है ना, खदान से हमको क्या प्राप्त होता है, हमको अयस्क प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अयस्क प्राप्त होता है। ओके, अब खदान से जब हमको अयस्क प्राप्त होता है तो उस अयस्क में जो है क्या होती है, कई प्रकार की जो है अशुद्धियाँ होती है जो उनके साथ में जो है मिली हुई रहती है ना। तो उन अशुद्धियों को क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी जो है अशुद्धियाँ हो सकती है, जैसे कि मिट्टी है, रेत है, पत्थर है ना। ये सब क्या होते हैं, जो अयस्क होते हैं उसमें जो है मिले हुए रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है और कई अशुद्धियाँ हो सकती है ना। तो ये सब अशुद्धियाँ क्या होती है, इसमें होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अधात्री या फिर गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधात्री या फिर गैंग। ओके, और इनको जो है हमको जो है धातु अयस्क से जो है धातु प्राप्त करने के लिए इनको हमको अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, और इन्हीं को अलग करना ही, जो अयस्क जो होते हैं उसमें जो अशुद्धियाँ जो होती हैं उनको अलग करना ही, इसी को हम बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। क्या बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अयस्क का सांद्रण। ओके, समझ में आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, अयस्क का सांद्रण। ठीक है, तो हम देखते हैं अयस्क का सांद्रण का जो अयस्क जो होता है उसके सांद्रण करने की, है ना, कुछ जो है विधियों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहला जो है वो है गुरुत्व पृथक्करण विधि। क्या है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। ठीक है, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि से जो है हम कैसे अयस्क का सांद्रण करते हैं, चलिए समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है जब हम ऐसा करते हैं, है ना, गुरुत्व पृथक्करण विधि का जब हम उपयोग करते हैं तो इसके लिए जो है आवश्यकता होती है कि इसमें जो भी जो है अयस्क है और अधात्री जो है ना, जो अशुद्धियाँ जो हैं, ठीक है, उनके जो घनत्व है उनमें जो है आपेक्षिक उनके घनत्वों में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। मतलब अलग अलग घनत्व वाले होने चाहिए। ठीक है, जो अयस्क हैं और जो अशुद्धियाँ हैं मतलब अधात्री है। ओके, तो जब दोनों के जो है क्या होते हैं, घनत्व में अगर अंतर होते हैं तब हम इस विधि का क्या करते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो अयस्क जो होता है उसको बारीक पीस लिया जाता है, और बारीक पीसने के बाद उसको क्या किया जाता है, उनको जो है
बारीक पीसने के बाद जो है जो पानी की धारा, देखिए यहाँ पर चित्र में पानी की धारा ऐसे जैसे ये प्रवाहित हो रही है इस साइड, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, जो अयस्क जो होता है इसको बारीक पीस करके जो है पानी की धारा में प्रवाहित किया जाता है। अब जब प्रवाहित किया जाता है तब क्या होता है, ये जो है हिलते रहता है, ठीक है ना। तो इसमें जो जिनके घनत्व क्या होते हैं, अधिक होते हैं, जैसे कि अयस्क के जो कण है ना, अयस्क के कण जो होता है उसमें क्या होती है, उनके कण भारी होते हैं और भारी होने के कारण से वो नीचे में, देखिए यहाँ पर जो है काला काला दिख रहा होगा ऐसा, वो नीचे में क्या होते हैं, नीचे में बैठ जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। और जो अशुद्धियाँ जो होती है उनके कण जो है ऊपर में क्या होने लगते हैं, ऊपर में जो है ऐसा तैरने लगते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, जब ये जो है अशुद्धियाँ जब ऊपर में जो है तैरने लगती है, तो ये जब बह कर के कहीं एक टंकी में जो है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जैसा है, ये है ना, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो ऊपर में जो है, ठीक है ना, जो अधिक घनत्व, मतलब जिनका जो है भार क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, अधिक घनत्व वाले होते हैं, जो अयस्क जो होते हैं वो नीचे में तली में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और जो अशुद्धियाँ जो है वो ऊपर में क्या करने लगती है, तैरने लगती है। और इनको जो है अलग अलग क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। ओके, इस प्रकार से जो है हम क्या करते हैं, हम सांद्रण करते हैं, किसका, जो अयस्क जो होते हैं उसका, ठीक है ना। और इस विधि से जो है हम, जो गुरुत्व पृथक्करण जो विधि है, इस विधि से हम जो है, जो प्रायः जो है कार्बोनेट, ठीक है, प्रायः कार्बोनेट है और ऑक्साइड के जो अयस्क जो होते हैं उनका क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। जैसे कि हेमेटाइट का भी जो है इसी विधि से, हेमेटाइट जो होता है अयस्क, उनका भी क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। ओके, समझ में आया। ये था गुरुत्व पृथक्करण विधि, मतलब इसमें भार के अनुसार क्या होता है, अलग अलग किया जाता है अयस्क को, और जो अधात्री मतलब जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको, ठीक है। ये हो गया गुरुत्व पृथक्करण विधि। दूसरा हम यहाँ पर समझते हैं, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से जो है कैसे जो है अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि नाम से स्पष्ट है, चुंबकीय पृथक्करण मतलब इसमें चुंबक का जो है कहीं न कहीं क्या होता है, प्रयोग होता है। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में केवल ऐसे अयस्कों का जो है सांद्रण किया जाता है जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें जो है कुछ न कुछ जो है चुंबकीय गुण, चुंबकीय पदार्थ वाले जो है, चुंबकीय गुण वाले कुछ पदार्थ जो है उपस्थित होते हैं, तभी इस विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस विधि में जो है कैसे जो है उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए इस विधि में क्या होता है, चित्र से आप समझिए, है ना। जैसे कि ये जो है, इसमें जो है, ये जो है यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा, ये जो है कन्वेयर, ये जो है, ये जो ऐसा लगा हुआ है, ये कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है। और ये जो आपको जो है गोल जो है राउंड ऐसा दिख रहा होगा, चक्कर टाइप का ऐसा पहिया, ये जो है चुंबक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, चुंबक का, ठीक है। और ये जो है कन्वेयर बेल्ट है, ये जो है, ये ऐसा जो लगा हुआ है, ये दिख रहा है, ये क्या है, एक बेल्ट है रबर का, ठीक है। अब हमको जब इसमें से जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि से सांद्रण कराना रहता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो है अयस्क को पहले जो है बारीक पीस लेते हैं। पीसने के पश्चात ये जो कन्वेयर जो बेल्ट रहता है वो चलते रहता है ऐसा, इसी के ऊपर क्या किया जाता है, जो पीसा हुआ जो अयस्क जो होता है उसको जो है नीचे जो है इसके बेल्ट के ऊपर क्या किया जाता है, गिराया जाता है। और जब बेल्ट के ऊपर जो है पीसा हुआ जो अयस्क होता है उसको गिराया जाता है, तब जो है इसमें से क्या होता है, जैसे ही बेल्ट से जो है ये पीसा हुआ जो अयस्क रहता है, जब ऐसे यहाँ पर पहुँचता है, तो यहाँ पर जो अचुंबकीय पदार्थ है, जिनमें कोई भी चुंबक नहीं है, चुंबकीय गुण नहीं है, वो क्या होते हैं, जैसे ही ऊर्ध्वाधर में आते हैं ऐसा सीधा, तो इस सीधा जो है अपने ये जो है नीचे साइड क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पदार्थ इसमें क्या होते हैं, चुंबकीय होते हैं। ये जो चुंबक का पहिया जो लगा हुआ है, उसके प्रभाव के कारण जो है, चुंबकीय प्रभाव के कारण जो है आगे चिपक करके जो है इस साइड आगे आ जाते हैं और थोड़ा सा दूर में गिरते हैं ऐसा, जैसे कि यहाँ पर इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, गिर रहा होगा। तो इस प्रकार से हमको क्या होता है, दो अलग अलग, है ना, दो अलग अलग हमको यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग। देखिए यहाँ पर जो है हमको जो है एक जो अचुंबकीय पदार्थ है उसके, और दूसरा जो है क्या है, जो चुंबकीय पदार्थ है उसके अलग अलग हमको ढेर प्राप्त होते हैं। ये जो है चुंबकीय पदार्थ का और ये चुंबकीय पदार्थ का। और इस प्रकार से जो है ये चुंबकीय पदार्थ वाला जो है, ये जो है अलग हो जाता है जो ढेर जो है, और जो अचुंबकीय पदार्थ है वो क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। और इस प्रकार से हम चुंबकीय पृथक्करण विधि की सहायता से क्या करते हैं, हम अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो अधिकतर जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग जो है, जो टीन का जो अयस्क रहता है ना, टीन का जो अयस्क रहता है उनमें जो अशुद्धियाँ रहती हैं उनको जो है पृथक्कृत करने के लिए इनका क्या किया जाता है, इस विधि का उपयोग किया जाता है। ओके
उसके बाद जो है हम आगे समझते हैं झाग उत्प्लावन विधि। तो झाग उत्प्लावन विधि क्या होता है समझिएगा, ठीक है ना। ये जो है तीसरी विधि है ना, अयस्क के सांद्रण की तीसरी विधि है झाग उत्प्लावन विधि। तो इस विधि में क्या होता है देखिए, यहाँ पर जो है जैसे कि ये है, इस विधि में ये जो है ये झाग उत्प्लावन विधि है, ठीक है ना। इसका ये चित्र आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, जो अयस्क जो होता है वो जो अयस्क जो होता है उसको बारीक पीस करके हम क्या करते हैं, उसमें जो है बारीक पीस करके जो अयस्क जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, तारपीन का तेल, ठीक है ना, तारपीन का तेल मिला देते हैं। इसमें कुछ दूसरा लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पाइन का तेल लिखा है। क्या लिखा है, पाइन का तेल। ये पाइन का तेल वही है तारपीन का तेल, ठीक है ना। तारपीन का तेल और जो जल जो होता है उसको हम क्या कर देते हैं, जो अयस्क जो होता है, अयस्क में हम क्या कर देते हैं, तारपीन का तेल और जल मिलाकर उसको क्या करते हैं, हम उसको जो है अधिक दाब पर हम क्या करते हैं, उस पर जो है वायु जो है क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। जैसे ही हम वायु प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर ऊपर में जो है ऐसा, ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसमें ऊपर में जो है झाग क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। और वो झाग जो है बाहर में क्या होने लगता है, ऐसा जो है हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अयस्क जो होते हैं उनके कण जो होते हैं, उनके कण में जो है एक क्या होता है, इसमें जो है अयस्क के जो कण होते हैं वो जो है इसमें जो है क्या हो जाता है, वो जो है उसमें तेल जो है क्या हो जाते हैं, ऑयल जो है चिपक जाते हैं, ठीक है ना। वो जो है तेली प्रवृत्ति हो जाते हैं, मतलब उसमें जो है तेल जो है चिपचिपा हो जाते हैं। ओके, कौन सा, जो अयस्क रहता है उनके कण जो है। और इसके कारण से क्या होते हैं, वायु के बुलबुले आकर के इसी में जो है ये जो चिपचिपा जो रहता है इसमें ऑयली हो जाता है, उसमें आकर के जो है वायु के बुलबुले क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और चिपक जाने के कारण से क्या होता है, ये जो अयस्क के जो छोटे छोटे जो कण रहते हैं वो जो है क्या होने लगते हैं, वायु के कारण से क्या होने लगते हैं, वायु के बुलबुले के कारण हल्के हो जाते हैं। और हल्के होने के कारण से क्या होता है, ये झाग के रूप में जो है ऊपर में क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और जो अशुद्धियाँ जो होती हैं उनके कण जो है भारी होने के कारण से, इनसे भारी होने के कारण से वो जो है क्या होते हैं, नीचे में जो है यहाँ पर जो है इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। मतलब झाग में जो है केवल क्या होते हैं, जो अयस्क है उनके कण जो है क्या होते हैं। और जो झाग जो है उनको क्या कर लिया जाता है, अलग से निकाल लिया जाता है। और इस प्रकार से जो है हम जो है सांद्रण कर पाते हैं, ठीक है। तो इस विधि के द्वारा जो है हम अधिकतर जो है सल्फाइड अयस्क के जो है ना, सल्फाइड जो अयस्क होते हैं उनका ही क्या करते हैं, इस विधि के द्वारा हम जो है सांद्रण करते हैं। ओके, सल्फाइड अयस्क का समझ में आ रहा है ना। तो और जो अशुद्धियाँ जो होती है, जैसे मिट्टी है, कंकड़ पत्थर, ये सब जो है अशुद्धियाँ जो है तली में बैठ जाती हैं। ओके, समझ में आया, समझ गए होंगे आप जो है झाग उत्प्लावन विधि क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम आगे जो है धातु का निष्कर्षण देखेंगे। ओके, क्या देखेंगे, धातु का निष्कर्षण। तो हम जो है एक तो देख लिए, हम क्या क्या देखें अभी तक, जो है हम अयस्क का सांद्रण देख रहे थे। अब उसके बाद जो है हम धातु का क्या देख रहे हैं, धातु का निष्कर्षण। ओके, तो चलिए हम जो है धातु का निष्कर्षण हम लोग यहाँ पर जो है पढ़ना शुरू करते हैं, क्या होता है धातु का निष्कर्षण, ठीक है। तो अभी तक जो है हम क्या कर रहे थे, अभी तक जो है हम अयस्क का सांद्रण कर रहे थे, मतलब जो अयस्क है उसको शुद्ध कर रहे थे, है ना, शुद्ध अयस्क प्राप्त कर रहे थे, उसमें जो अशुद्धियाँ थी उसको अलग कर रहे थे। अब हम धातु का निष्कर्षण कहने का मतलब है कि हम धातु कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। अब धातु को हम अयस्क से क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो धातु को जो है अयस्क से प्राप्त करने के लिए भी जो है यहाँ पर जो है दो, है ना, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि धातु का निष्कर्षण जो है धातु की जो है सक्रियता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, धातु की सक्रियता पर, कि कौन सा धातु जो है कितना ज़्यादा सक्रिय है और कौन सा कम सक्रिय है, ठीक है, और उसकी प्रकृति कैसी है। तो यदि क्या होता है, यदि जो है अधिक क्रियाशील धातु है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, यदि धातु जो है अधिक क्रियाशील है, जैसे सोडियम है, इसी कारण से इसको मिट्टी तेल में रखा जाता है, सोडियम पोटेशियम को, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, क्रिया करके बहुत जल्दी जो है अपना यौगिक बना लेता है, इस कारण से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि यदि कोई धातु क्या है, सक्रिय है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अधिक क्रियाशील धातु है, तो ऐसे धातुओं को जो है प्राप्त करना जो है कठिन होता है ना। ऐसे जो धातु होते हैं उनको उनके यौगिकों से प्राप्त करना कठिन होता है। तो इसके लिए हमको जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने की आवश्यकता पड़ती है, समझ में आ रहा है ना। विद्युत धारा जो है प्रवाहित करने पर क्या होते हैं, इनके जो है देखिए यहाँ पर
जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो जो धन आयन जो होते हैं ना, ऋण आयन से अलग होकर क्या होते हैं, कैथोड पर जाकर के अपचयित होते हैं, और इस प्रकार से हमको धातु प्राप्त होता है। अपचयित होना मतलब इकट्ठा होना, मतलब धन आयन और ऋण आयन से जो है जो धातु जो होते हैं ना, जो धन आयन जो है ना, धन आयन जो है ऋण आयन से अलग होकर के जो है कैथोड पर क्या हो जाते हैं, धातु जो है एकत्रित हो जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अपचयित होना, मतलब इकट्ठा होना। और इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त होती है, धातु प्राप्त होती है। मतलब ये जो है, ये जो प्रक्रिया जो हम जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली, ये जो है इस विधि को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन विधि। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन विधि। ये जो है किस में काम आता है, ऐसे धातुओं में काम आता है, जो ऐसे धातु तत्वों में जो क्या होते हैं, अधिक बहुत ज़्यादा जो है क्रियाशील होते हैं। समझ में आ रहा है। और इसी प्रकार से इसमें जो है एलियम जो है एल्यूमिनियम जो है, उनका जो है इसी विधि से क्या किया जाता है, उनका निष्कर्षण किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि धातु जो है वो कम क्रियाशील हो या निम्न क्रियाशील हो, तो उनका जो है कैसे जो है उनका निष्कर्षण मतलब कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जो कम क्रियाशील धातु है ना, उनको जो है उनके जो धातु जो है जो कम क्रियाशील है, जैसे कि है ना, तो उनको उनके ऑक्साइड, जैसे कि उनके ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बोनेट, तो इन सब के द्वारा जो है ना, कार्बोनेट एस्को से जो है रासायनिक अपचयन विधि द्वारा क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ओके, रासायनिक रूप से उनको क्या किया जाता है, अपचयन कराया जाता है उनका। ओके, समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एकदम से जो कम सक्रिय धातु जैसे पारा है, तो पारा के जो ऑक्साइड या सल्फाइड है, उनको केवल गर्म करके हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे समझेंगे कि जो धातुओं के ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बोनेट से जो है, मतलब ये जो है जो धातु हैं उनके जो है सल्फाइड है, ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, तो उनसे जो है धातुओं का जो है अपचयन कैसे प्राप्त है ना, कैसे हम करेंगे, कैसे हम धातु प्राप्त करेंगे उनके जो एस है उनसे, तो हम चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम जो है हमको जो है दो चरण में हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर भी जो है हमको जो है जो सल्फाइड है, मतलब धातु के सल्फाइड है, ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, तो उनसे जो है हमको धातु प्राप्त करने के लिए जो है ये जो एस का है, उनसे हमको धातु प्राप्त करने के लिए जो है दो चरण में जो है अलग अलग दो पदों में क्या करना पड़ता है, प्रक्रिया जो है अपनानी पड़ती है। तो सबसे पहला जो है क्या होता है कि जो धातुओं के सल्फाइड है और जो कार्बोनेट है, उनको जो है सबसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। किस में परिवर्तित किया जाता है, ऑक्साइड में। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले यदि हम क्या करते हैं, जो जैसे कि सांद्रित सल्फाइड अयस्क है, ठीक है ना, तो जब सांद्रित जो सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, उनको यदि हम वायु या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, उसको जो है उनके गलनांक से कम तापक्रम पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तब ये जो प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, भर्जन। क्या बोलते हैं, भर्जन। समझिएगा, है ना, ध्यान से समझा रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मतलब जो सांद्रित जब हम सांद्रण कर लेते हैं, सांद्रण पढ़ रहे थे, 3 विधि पढ़े हैं, जब हम जो अयस्क जो होते हैं उनको सांद्रित कर लेते हैं, और उसको जब हम वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, उनके गलनांक से कम तापक्रम तक गर्म करते हैं। और गर्म करते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं भर्जन। क्या बोलते हैं, भर्जन। याद रखना क्या होता है, भर्जन। ओके। और जब हम भर्जन कराते हैं तो इस क्रिया में क्या होती है, जो अशुद्धि जो होती है वो वाष्पित हो जाती है, ठीक है ना, और धातु के जो यौगिक जो होते हैं उनका जो है सरलता से क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, और हमको क्या प्राप्त होता है, हमको जो है ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मुख्यतः जो है भर्जन जो है मुख्यतः जो सल्फाइड जो अयस्क होते हैं ना, उनके लिए क्या होते हैं, ये जो है कारगर होते हैं। इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जिंक सल्फाइड है, ये ZnS लिखा ना। जिंक सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करता है, और जिंक ऑक्साइड बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में क्या हो जाती है, निकल जाती है बाहर। तो जिंक ऑक्साइड बन गया, मतलब ऑक्साइड बन गया। ठीक है। तो हम जो है जो धातु की सल्फाइड है, ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, उनसे धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उनको जो है उनके ऑक्साइड में जो है क्या करते हैं, बदलते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यदि सांद्रित अयस्क को जब हम क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में, है ना, उनके गलनांक से जो है कम तापक्रम पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, निस्तापन। क्या बोलते हैं, निस्तापन। याद रखना निस्तापन क्या है कि जो सांद्रित जो अयस्क होते हैं उनको यदि हम क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में उनके गलनांक से कम ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है वो है निस्तापन। ठीक है। और
ठीक है। तो ये जो विधि जो है ये जो है कार्बोनेट अयस्क के लिए ये जो है प्रयोग की जाती है। देखिए यहाँ पर ये जिंक कार्बोनेट क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक कार्बोनेट ये कार्बोनेट है ना। जिंक कार्बोनेट को जैसे हम क्या करते हैं गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन करके जो है बाहर निकल जाती है गैस के रूप में। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बना है ना। मतलब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सल्फाइड और जो कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं उनको पहले ऑक्साइड में बदल रहे हैं। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो ऑक्साइड जो बना है उनसे हम धातु को जो है कैसे हम जो है धातु प्राप्त करेंगे, है ना। जो सल्फाइड और ऑक्साइड और कार्बोनेट जो अयस्क है उनसे हम जो ऑक्साइड जो अयस्क है धातुओं की, उनसे हम कैसे जो है धातुओं को प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए जो है हम जो है यहाँ पर जो है जो ऑक्साइड जो है धातुओं है ना उनका जो है हम क्या कराते हैं, अब चयन कराते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो जब हम जो है उनको जो है जो कार्बोनेट जो अयस्क है ना उनको जब हम गर्म करते हैं तो जो कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं उनको हम जैसे ही गर्म करते हैं तो यहाँ पर तो आप समझ लीजिए ये वाला जो प्रक्रिया जो है ये वाला समीकरण आप समझ गए होंगे, है ना। उसके बाद जब हमको जो है ऑक्साइड प्राप्त हो जाती है धातुओं के अयस्क के, तो हम उनसे कैसे जो है धातुओं को हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए समझते हैं आगे। धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन। तो अब हम जो धातु के जो ऑक्साइड है उनका हम अपचयन करा करके हम क्या करेंगे, धातु प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर समझिए आप, इसके लिए जो है अब यहाँ पर समझिए कि अयस्कों के ऑक्साइड में परिवर्तन के पश्चात धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है ना। मतलब हम क्या करेंगे, उनका जो है धातु अलग से जो है प्राप्त करेंगे ऑक्साइड से। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो है जो ऑक्साइड जो होता है उसमें जो है अपचायक या फिर गालक मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, गालक क्या होता है, गालक जो है एक पदार्थ है ना। अगर कुछ पदार्थ क्या होते हैं, अगर कुछ ऐसी अशुद्धियाँ हैं किसमें, जो हम धातु के अयस्क जो अयस्क जो है उसमें, तो उसमें जो कुछ अशुद्धियाँ जो है सरलता से क्या होते हैं, सरलता से जो है पिघलते नहीं हैं। तो उनको जो है हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो है कुछ जो है ऐसे पदार्थ मिलाते हैं जिनसे क्या हो सके, वो जो है सरलता से जो है पिघल सके, है ना। समझ में आ रहा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो धातु के जो है क्या होते हैं, जो ऑक्साइड जो होते हैं उसमें हम जो है हम गालक मिलाते हैं। और गालक को मिलाने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ पर जो है कुछ प्रक्रिया अपनाते हैं, ठीक है ना। तो जो गालक मिलाने की जो प्रक्रिया है, गालक मिला करके हम जब गर्म करते हैं तो धातु जो है द्रव अवस्था में हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। ओके, ये जो प्रक्रिया इसको हम बोलते हैं प्रगलन। क्या बोलते हैं, प्रगलन, ठीक है ना। अब जो है हम गालक से जो है सरलता से क्या करते हैं, अशुद्धियों को हटा लेते हैं गालक की सहायता से। और ये प्रक्रिया जो है कैसे संपन्न होती है, प्रगलन की प्रक्रिया, चलिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला होता है कार्बन अपचयन विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं, जो भर्जित हमको अयस्क जो प्राप्त होता है, भर्जित या फिर भर्जन जो कराए रहते हैं, भर्जन या निस्तापन, तो जो अयस्क प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं, कोक या कार्बन के साथ जो वात्या भट्ठी होती है, एक भट्ठी होती है ना, जिसमें हम डाल कर क्या होते हैं, ऐसा जो है एक भट्ठी होता है जिसके अंदर हम उसको क्या करते हैं, डालते हैं। और उसमें जो है उच्च ताप पर क्या करते हैं, वहाँ पर गर्म करते हैं। कम से कम जो है 700 से 1800 के बीच जो है सेंटीग्रेड तक हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे धातु क्या होता है, धातु का अपचयन होता है, ठीक है ना। और अपचयन होने के पश्चात क्या होता है, हमको जो पिघली हुई अवस्था में जो हमको धातु प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जिंक ऑक्साइड है, ऑक्साइड के रूप में हम प्राप्त किए थे अयस्क को, और ये कार्बन से जैसे ही क्रिया करता है तो क्या होता है, जिंक जो है जिंक का अपचयन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हमको जो है जिंक धातु यहाँ पर क्या होता है, प्राप्त होता है। ओके, समझ में आया। उसके बाद दूसरा है रासायनिक अपचयन विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं, सक्रियता श्रेणी वाला आप पढ़े हैं, है ना, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो रासायनिक अपचयन विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में हम जो है जो अधिक सक्रिय हम पढ़े हैं कि अधिक सक्रिय धातु क्या करता है, अपने से कम सक्रिय धातु क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। समझ में आ रहा है ना। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, जिस धातु को हमको क्या करना रहता है, हमको प्राप्त करना रहता है, तो उससे हम क्या करते हैं, अधिक सक्रिय धातु के साथ उनका क्या कर देते हैं, जिस धातु को हमको प्राप्त करना रहता है अयस्क से, ठीक है ना, तो उससे अधिक जो सक्रिय धातु जो रहता है उससे हम क्या कर देते हैं, उनके लवण के जो विलयन होते हैं उनसे क्या करा देते हैं, हम उससे जो है क्रिया करा देते हैं ना, विस्थापन विधि के द्वारा। और उस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना, यहाँ से हम कॉपर सल्फेट जो है से हम कॉपर प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये जो फेरस जो है इनसे हम क्या करा देते हैं, है ना, मतलब जो है ये विधि, इस विधि को अपनाते हैं, विस्थापन विधि को। और ये जो फेरस जो है क्या कर देता है, कॉपर जो है, कॉपर से अधिक जो है फेरस आयरन जो है क्या है, अधिक सक्रिय है,
तो ये जो है इसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर क्या हो जाता है, चयित हो जाता है। इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हो गया, कॉपर धातु प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जो धातु जो होते हैं उनके ऑक्साइडों का हम क्या करते हैं, चयन करते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप और अच्छे से पढ़िएगा, बुक में बहुत ही सरलता से जो समझाया गया है ना, समझ में आ रहा है। और यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब आगे की क्लास होगी तब हम उसमें जो है धातुओं का शोधन क्या होता है पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।